जनजातीय सरदार एवं विदेशी शासकों को समाज में दूसरे दर्जे का क्षत्रिय माना गया है। संवत गुप्तोत्तर काल में इन्हें ही राजपूत कहा गया है। राजपूत मूलतः भारतीय है या विदेशी, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। मनुस्मृति में 61 प्रकार की जातियों का उल्लेख है। वैदिक काल के बाद अलग अलग कार्य अपनाने के कारण अलग अलग जातियों का निर्माण हुआ। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में बड़ी तेजी से जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। गुप्तकालीन मनुस्मृति में 61 जातियों का उल्लेख मिलता है और ब्रह्मा वेवतर्त में पुराण में 100 से अधिक जातियों का उल्लेख मिलता है। देखा जाए तो इनमें से अधिकांश जातियों में जनजातीय लोग परिवर्तित होकर आ गए। इनमें से अनेक जाति के ऐसे नाम मिलते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत में नहीं मिलती, अतः इनका संबंध आदिम जनजाति से संबंधित लगता है। इस काल के ब्राह्मण स्मृतिकारों ने इन जनजातियों का उद्भव वर्ण मिश्रण से मानते हुए उन्हें वर्ण संकर स्वीकार किया है। वर्ण संकर वह जाति होती है जो स्त्री अन्य वर्ण की और पुरुष अन्य वर्ण का हो और दोनों आपस में विवाह करते हैं तो उनसे उत्पन्न संतान को वर्ण संकर कहा जाता है। इसी प्रकार उन्होंने जनजातीय सरदारों व विदेशी शासकों को समाज में दूसरे दर्जे का क्षत्रिय माना है। संभवतः यही गुप्तोत्तर काल में राजपूत कहे गए। पांडुरंग वामन काणे ने स्पष्ट किया है कि वर्ण की धारणा वंश, संस्कृति, चरित्र एवं व्यवसाय से मूलतः आधारित है, किंतु इसके विपरीत जाति व्यवस्था जन्म एवं आनुवंशिकता पर बल देती है। मनु ने वर्ण शब्द को मिश्रित जातियों के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है और कहीं कहीं इसका प्रयोग जाति अर्थ में किया है। संबद्ध वर्ण संकर जातियाँ इस काल की देन है। अति प्राचीन धर्म सूत्रों में वर्ण संकर जातियों का उल्लेख बहुत ही कम हुआ है। गौतम ने 5 अनुलोम जातियों तथा 6 प्रतिलोम जातियों का उल्लेख किया है। अनुलोम जातियाँ अर्थात वर्ण के अनुसार जब पुरुष उच्च वर्ण से और महिला निम्न वर्ण से हो और उससे उत्पन्न व्यक्ति या जातियाँ। इसी प्रकार प्रतिलोम उसका विपरीत होता है। सबसे पहले मनु ने वर्ण संकर जातियों के व्यवसायों की चर्चा की। मनु ने 6 अनुलोम, 6 प्रतिलोम, 20 मिश्रित जातियों के साथ 23 व्यवसायों की चर्चा की है। मनु ने यह भी कहा है कि आवृत्त एवं आविर संतानें क्रम से ब्राह्मण पुरुष एवं उग्र कन्या तथा ब्राह्मण पुरुष एवं अम्बष्ट कन्या से उत्पन्न हुई है। विश्वरूप या याज्ञवल्क्य ने 6 अनुलोम, 24 मिश्रित व 6 प्रतिलोम, 60 जातियों तथा असंख्य उपजातियों का संकेत दिया है। निबंधकारों ने भी असंख्य जातियों एवं उपजातियों की ओर संकेत किया है। गुप्तोत्तर काल में मिताक्षरा ने संख्या बढ़ाने से जातियों की गणना ही छोड़ दी। वास्तव में गुप्तोत्तर काल अर्थात हिंदू मध्य काल में जातियों की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ी, जिनमें वर्ण संकर एवं मिश्रित होना स्वाभाविक है। वर्ण संकर बहुवचन में मिश्रित जातियों का मूल सूचक है। संभवतः संकर शब्द वर्णों के मिश्रण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। काणे ने 1000 ईस्वी तक की सभी जातियों की सूची में कुछ जातियों के नाम दिए हैं, जैसे कि आंध्र, अंत्य, अंत्यज, अंतावसी, अभिषक्त, आयोगवान, काराबार, कारूप, कुक्कुट, कुलाल, कोलिल, चांडाल, जुलाहा, तेलिकर, तेली, दरत, दार्श, ऐसी बहुत सारी जातियों के नाम उन्होंने बताए हैं। समय के साथ और जातियां बढ़ी। प्रायः कारीगरों की श्रेणियां एक जाति का रूप ले लेती थी, जिसके फलस्वरूप भी जातियां उपजातियों की संख्या बढ़ी। इस काल के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि उपजाति में अत्यधिक गतिशीलता थी। पश्चिमी भारत में रेशम बुनकरों की श्रेणी जब अपना निर्वाह रेशम उत्पादन द्वारा करने में असमर्थ हो गई, तब उन्होंने तीरंदाजी का धंधा अपना लिया। फलतः वे तीरंदाज हो गए। ऐसी ही और भी जनजातियाँ थी जो अपने व्यवसाय परिवर्तन के कारण भिन्न जाति में बदल गई। उल्लेखनीय है कि 3री से 5वीं सदी में उनको भूमि दान दिए गए। यह अनुदान प्रथा धीरे धीरे सारे भारत में फैल गई। जहाँ ब्राह्मणों को मंदिर हेतु अनुदान दिए गए, वहीं अन्यों को बहुत से अनुदान दिए गए। इन अनुदानों के कारण कृषि का फैलाव हुआ। लोहे के फाल से खेती का विस्तार हुआ। फलतः खेती के उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई। इसके दौरान बहुसंख्यक आदिवासी भी कृषि से जुड़ गए। इन आदिवासियों को ब्राह्मण परक समाज में शूद्र के रूप में ले लिया गया। इससे भी जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। रामशरण शर्मा लिखते हैं कि गुप्त और गुप्तोत्तर कालों में भूमि के अनुदान का संबंध व्यापार, वाणिज्य और शहरों के अवनति से था। इससे नई अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति लोग अपने इलाके के संसाधनों से करते थे। कारीगर और व्यापारी की गतिशीलता बहुत घट गई। व्यवसायों की आनुवंशिकता बन गई और तरह तरह के शिल्पों के नाम पर तरह तरह की जातियों का नाम पड़ा। स्थानीय कानूनों व रिवाजों का महत्व बढ़ा, गतिशीलता और घटी।
जिससे जाति प्रथा, भोजन, विवाह के मामलों में अधिक जटिलता आ गई। अर्थात एक जाति दूसरे के यहाँ पर भोजन करना या विवाह समारोह करना यह संभव ही नहीं था। बढ़ते जाति भेद से भेदन अधिक सामाजिक स्तरीकरण का रूप धारण कर लेता था और इसी के साथ में कुछ प्रथाएं चल रही थी, जैसे दास प्रथा, साथ में बेगार प्रथा और भी कुछ प्रथाएं थी, जैसे कि नारी के देवदासी प्रथा। इसी प्रथाओं का भी आविर्भाव गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल को यदि हम माने तो यह वर्तमान समय में जिस प्रकार जातिवाद और जातिगत भेदभाव है, यह कहीं न कहीं मुख्य रूप से गुप्त काल में लिखी गई मनुस्मृति और अन्य स्मृतिकार और पुराणों के आधार पर ही है। जो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था शिथिल होने लगी थी और जातियों में अलग अलग विभाजन होने लगे थे, जिससे कि लोग अलग अलग कार्य अपनाने लगे थे। इससे वर्ण व्यवस्था कमज़ोर हो रही थी। अतः मनु ने मनुस्मृति की रचना की और उसमें कई कठोर कानून और कई जातियों के अलग अलग नियम बताए, जिससे कि जातिवाद और जाति व्यवस्था बनी रहे। इसी तरह से जातियाँ चलती रही और वर्तमान समय या आधुनिक काल आते आते इन जातियों ने अपना विस्तृत रूप धारण कर लिया और जो भेदभाव, अस्पृश्यता और जो जातिवाद या ये कहें कि अत्याचार की जो पराकाष्ठा थी वह आगे बढ़ने लगी। यह कहीं न कहीं हमें वर्तमान भारत में भी देखने को मिलती है।